ओके बेटा, सो आवर न्यू टॉपिक इज़ दैट इज़ डैम्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो आपको याद होगा कि हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में ये किया था, बेसिकली कैपेसिटर था आपके पास और एक इंडक्टर था और इस पे चार्ज था क्यू नॉट। तो कैपेसिटर क्या करता था, खुद को डिस्चार्ज करता था थ्रू इंडक्टर। ठीक है, ये सारी कहानी हमने उसमें पढ़ी थी। पर अब इसके साथ वर्ड ऐड हो गया डैम्ड। डैम्ड मतलब जिसकी कोई ना कोई क्या होगी, डिसिपेशन एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक और फोर्स लिया, दैट इज़ रेजिस्टेंस। इंडक्टर तो था ही, कैपेसिटर भी था, एक और यूज़ करना है हमने इक्विपमेंट, कौन सा, रेजिस्टर। तो इसी को बेसिकली आरसीएल सर्किट भी बोलना है। ठीक है, मतलब अब हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डैम्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, क्योंकि हमने इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा दी, दैट इज़ फोर्स अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, तो हमें पता है आई की क्या वैल्यू होती है, क्यू/2। देयर इज़ अ चेंज इन चार्ज, सो dq/dt आ गया। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, LdI/dt। सो आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास बन गया d²q/dt²। ठीक है, अब देखो हमारे पास ओम्स लॉ की वैल्यू होती है ना, V = IR, याद है, तो वो लगाई देखो यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, IR। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी है, dq/dt, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब लगाया हमने किरचॉफ्स लॉ। ये कौन सा किरचॉफ्स लॉ लगाया, दैट इज़ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। उसमें क्या होता था कि जो समीशन होता था वोल्टेजेस का, वो हो जाता है इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उनका सम इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता था। तो वही लगाया देखो, इंडक्टर के अक्रॉस की का वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज का सम इज़ इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, आई की जगह पे dq²/dt² बन गया, मतलब सभी को हमने चार्ज की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमें याद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन d²q/dt² की फॉर्म में होती थी ना इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, तो उसमें ही चेंज कर ली। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, सब्सटीट्यूशन की, R/L को पुट किया 2b और 1/LC के फैक्टर को पुट किया ω0²। ठीक है, अब सिमिलरली ये प्रीवियस टॉपिक की तरह बनना शुरू हो गया। देखो उसमें अल्फ़ा की टर्म में हमारे पास आया था ना आंसर, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ हमने सीधा ही लिख देना, इसको निकालने नहीं बैठना, दैट इज़ e⁻⁻bt इंटू a1 का फैक्टर इंटू e⁻√b² - ω0²। सिमिलरली फॉर a2 एंड e⁻⁻ विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हमें पता है कि डैम्पिंग तीन तरह की होती है, दैट इज़ हैवी, लाइटली डैम्प्ड, ये हमने अभी पढ़ा ना, ये वाली सारी लाइटली, क्रिटिकल एंड हैवीली डैम्प्ड। ठीक है, सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, हैवी डैम्प्ड। हैवीली डैम्प्ड के केस में हमें पता है हम क्या लेते हैं, b² = ω0², वो पुट कर दिया, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिकेज टू ज़ीरो इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। ठीक है, मतलब जितना भी चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल सेम ग्राफ है जैसे हमने इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का देखा था, सिमिलर ग्राफ है, सिमिलर। देखो डैम्पिंग हो रही है उसमें, स्लोली स्लोली वो अपनी जो वाइब्रेशन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, अब हमने करनी है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में b² की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, ω0² के इक्वल, वो इक्वल कर दी हमने, और उसका सोल्यूशन क्या होगा, दैट इज़ दिस वन। ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, पिछली केस की तरह हमने इसको कैलकुलेट नहीं करने बैठना। ठीक है, दैट इज़ q = e⁻⁻bt इंटू a+b_t। ठीक है, जो a है वो बेसिकली चार्ज की डिमेंशन है और b जो है वो करंट की डिमेंशन है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो लाइट डैम्पिंग, ये हो जाता है b² = ω0²। सेम सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। उसमें हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था, याद करो, हमने a1 a2 को निकाला था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग की थी, है ना, a0 की वैल्यू निकाली थी। तो बेसिकली सेम ही है, बस उसका सीधा रिज़ल्ट ही लिखना है हमने। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है R/2L, उसके इसमें कुछ और थी, और इसमें ω0² की वैल्यू क्या है, 1/LC - R²/4L²। सिमिलर है। ठीक है, जो हमने कल टॉपिक किया था उसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी। ठीक है,
अब हमने देखो फ्रीक्वेंसी देखी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई, 1/LC माइनस R²/4L²। तो इसमें भी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, मतलब डिके करेगी। तभी तो पिछले केस में भी आया था ना कि F0 इज़ ग्रेटर देन F0 डैश, है ना। तो वही सिमिलर केस है यहाँ पे भी, ठीक है। अब हमने निकालनी है, कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़, दो कांस्टेंट जो हमारे पास A1 और A2 हैं उसको निकालना है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया था जब हमने कल आर्टिकल किया था, ये एज इट इज़ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब कहते मान लो किसी टाइम t पे t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, A0, ठीक है। देन एट टाइम 0 पे dx/dt जब हमने किया किसी कांस्टेंट का तो क्या आता है, 0। तो हमने पीछे ये बोला था ना कि A0 को सब्स्टिट्यूट कर दो A1 + A2, तो वो ही किया है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली उन्होंने बोला कि dx/dt इज इक्वल टू 0, मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0। तो इस सारी इक्वेशन का उन्होंने किया सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ पावर रूल लगाना। देखो पावर आगे, पावर में से एक 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो ऐसे ही किया। एक्सपोनेंशियल का वैसे ये रूल नहीं होता, सिर्फ उसमें क्या होता है कि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, लेकिन जो ऊपर फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव करना होता है हमें, ठीक है। तो वो किया हुआ है। देन उसके बाद हमने A2 वाली टर्म सारी का डेरिवेटिव किया, सिमिलर अगेन से पावर रूल, e⁻−x का जो डेरिवेटिव होता है e⁻−x ही होता है, लेकिन फंक्शन का भी होता है, तो वो आ गया साथ में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला dx/dt को 0 पुट करना है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया उन्होंने, दोनों ब्रैकेट्स में से उन्होंने जब पहले A1 को अंदर मल्टीप्लाई करके खोलोगे और A2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करके खोलोगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगा, B जो है वो A1 के साथ भी होगा, B जो है वो A2 के साथ भी होगा। तो B हमने निकाल लिया कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, A1 + A2। इसको फुल फ्लैज कैलकुलेट करना है, ऐसे ही नहीं लिख देना, ठीक है। देन जब आप A1 को √B² - ω0² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास भी A1 A2 कॉमन आएगा, लेकिन ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें पता है कि हमने पुट किया था A1 + A2 को, क्या पुट किया था, A0। तो जहाँ पे A1 + A2 है वहाँ पे पुट कर दिया A0, ठीक है। अब देखो यहाँ से उन्होंने A1 - A2 की वैल्यू निकाली, क्योंकि A1 + A2 की तो वैल्यू हमारे पास है, तो A1 - A2 की वैल्यू देखो जस्ट इस सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने शिफ्ट किया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हमने कांस्टेंट निकालने ना A1 और A2। देखो हमारे पास एक ये वैल्यू है और हमारे पास एक ये वैल्यू है, ठीक है। पहले तो इन दोनों को हमने करना है ऐड। जब हमने ऐड किया तो A2 के साथ A2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी A1 की, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास A1 के साथ A1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बनेगी A2 की, जो ये है, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट निकालने थे बेसिकली, तो हमने कांस्टेंट निकाल लिए। इजी था ना, देख लो एक बार, किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। अब नीचे देखो एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल लिया इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में कौन चेंज होता है, चार्ज। तो उसमें कांस्टेंट A0 की जगह पे उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, चार्ज Q0। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में A1 और A2 की वैल्यू निकालने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होगा, यही होगा, सिमिलर ही होगा इसकी तरह, बट डिफरेंस क्या होगा, इसमें Q0 का फैक्टर आएगा, ठीक है। और उन्होंने बता दिया कि B की वैल्यू इसमें क्या है, R/2L है, ω0² की वैल्यू क्या है, 1/LC। तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ A1 एंड A2 दैट आर द कॉन्स्टेंट्स, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कहते हैं अगर गैल्वेनोमीटर में हम डैम्पिंग यूज़ करें तो उसको कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। बेसिकली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ाया है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत सेंसिटिव करंट को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। तो अब इसमें करंट चार्ज कैसे चेंज हो गया और हम गैल्वेनोमीटर में कैसे इसको मेजर करेंगे वो स्टडी करेंगे, ठीक है। कहते हैं मान लो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ अ मैग्नेट। आपको याद होगा 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। तो वही सारा सेटअप होगा आपके पास, ऐसे एक सेटअप होता था हमारे पास, और
यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होती थी, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता था, साउथ होता था, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर रोटेट करता था, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर थी उसकी, अगर आपको याद हो तो वो वाला सारा स्टडी करना है। तो उसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क थी, उसकी वैल्यू थी NISB, जो करंट की वजह से आ रही थी। इसमें बेसिकली डिफरेंट फोर्सेज हैं। तो सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसको हमने τ1 से डिनोट किया। एन क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉइल्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉइल में कितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना उसका एरिया, दैट इज़ S, और B इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। कॉयल है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें इंडक्शन ही होगी, दैट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड है उसके पास रीस्टोरिंग। अब देखो जब वो कॉयल ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है, अब वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, है ना। तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी, दैट इज़ C इंटू थीटा। थीटा इसमें क्या है कि वो कितने ट्विस्ट लेगा, C क्या है इसमें टॉर्शनल कपल। आपको टॉर्शनल पेंडुलम का केस पता होगा, उसमें ऐसे वायर थी ना जो ऐसे ट्विस्ट कर रही थी इस डायरेक्शन में कुछ किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो C क्या है टॉर्शनल कपल, ठीक है। अब है रिटार्डिंग टॉर्क। देखो जब वो ऐसे रोटेट करेगी, कोई ना कोई रोटेशन करेगी, तो उसका पर्टिकुलर रेडियस भी होगा, और वो कोई एंगल से भी रोटेट करेगी, दैट्स वाई डी थीटा बाई डी टी इंटू आर, ठीक है। और आर इसमें उन्होंने ले लिया डैम्पिंग कांस्टेंट, मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट ही होगा, वो जिस भी रोटेशन से रोटेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिटार्डिंग टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया। मैंने बताया था इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अनटिल और अनलेस वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन का फैक्टर आएगा, दैट इज़ MK²। हमने R की जगह पे क्या पुट कर दिया, MK²। और D² थीटा बाई DT² बेसिकली क्या है, जब एंगल रोटेट होगा, उसका डबल एंगल रोटेट होगा तो ये वैल्यू आएगी। उसके बाद रिटार्डिंग टॉर्क लगेगी, ठीक है, दैट इज़ कैपिटल G का फैक्टर। गैल्वेनोमीटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो कैपिटल G का फैक्टर तो आएगा ही। वो वाला कौन सा होता है फैक्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो कॉइल्स में प्रोड्यूस होगी। तो उसका टाउ का फॉर्मूला क्या बना, दैट इज़ कैपिटल G इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। सभी में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ एंगल का फ़र्क आ ही रहा है, ठीक है। तो अब हमने सारी फोर्सेस को क्या कर देना है, ऐड क्यों करना है, क्योंकि अब हमने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना है, ठीक है। सभी को ऐड करके लिख दिया, पर देखो क्या किया, τ1 इज़ इक्वल टू होल टर्म्स लिखा, देखो दिख रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू थी हमारे पास, गैल्वेनोमीटर की फोर्स की वैल्यू थी τ1, और रेस्ट ऑफ द देम आर द वैल्यूज़ फॉर द रिटार्डिंग टॉर्क, ठीक है। तो वो कर दिया हमने, सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो D² थीटा बाई DT² वाली टर्म थी वो पहले लिखी, देन D थीटा बाई DT वाली अरेंज करके वो बाद में लिखी, देन थीटा वाली, और देन इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाद में, ठीक है। अब इसमें से 2B की वैल्यू है हमारे पास G प्लस R बाई MK², ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू है C बाई MK², और कैपिटल F की वैल्यू है, मतलब फोर्स की वैल्यू, दैट इज़ NISB अपॉन MK²। MK² इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। सभी को लिख दिया, देखो तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को भी हम डैम्पिंग का डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के उन्होंने बोला कि ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है थीटा की फॉर्म में, ठीक है। और इसके जो सोल्यूशंस हैं बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटेग्रल की फॉर्म में है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़ द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कहते अब इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, ये पहले भी हमने निकाली हुई है, तो निकालने नहीं बैठना, जस्ट लिख देना है थीटा इज़ इक्वल टू e⁻⁻ इंटू A1 दिस वेरी टर्म। ये तो अब याद होनी चाहिए क्योंकि हमने कितनी बार यूज़ कर ली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है कि कहते जो कहते थीटा है उसका नेचर बताया बेसिकली, कि जो थीटा है वो डैम्पिंग टर्म के भी डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ द डैम्पिंग, मतलब जो उसकी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है उस पर भी एंगल डिपेंड करता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना रोटेट करती रहेगी, कितना मोशन में रहेगी, ठीक है। देखो बात हो रही थी कि डैम्पिंग का डिज़ाइन गैल्वेनोमीटर में यूज़ करना है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक तो है डेड बीट और दूसरा है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो डेड बीट में कैसे यूज़ करना है,
इन विच द मोशन ऑफ द कॉयल इज़ नॉन ऑसिलेटरी, मतलब इसमें कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेशंस नहीं होगी, नॉन ऑसिलेटरी होगा। सच डिवाइसेज आर यूज फॉर मेजरिंग स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है कि कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो करेगा। अब देखो कहते हैं नॉन ऑसिलेटरी अगर बिहेवियर है किसी गैल्वेनोमीटर का, तो या तो कहते हैं वो क्रिटिकली डैम्ड होगा या तो ओवर डैम्ड होगा। ठीक है, ओवर डैम्ड मतलब कि वो हैविली डैम्ड होगा। तो हमें पता है कि हैविली डैम्ड के केस में हमने बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर किया था। उन्होंने बोला क्रिटिकली डैम्ड, तो क्रिटिकली डैम्ड के केस में हमने किया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसकी अरेंजमेंट को हमने देखो कैसे कंबाइन किया, बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। समझ आई अब ये क्यों लिखा, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, और सी वाला जो फैक्टर है वो हम ले गए यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि जी की वैल्यू भी लार्जर है, आर की वैल्यू भी लार्जर है, पर एम के स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या है, स्मॉल। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी कम। कब कम होगी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर तब डिज़ाइन कर सकते हैं जब हमने डैम्पिंग करनी हो। अब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर तब होगा जब वो अंडर डैम्ड होगा। तो वही था ना, बी स्क्वायर इज़ लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो इसमें वैल्यू लेस देन आई। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वैल्यू कम होनी चाहिए। कब, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लार्ज। ठीक है।